लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या हुआ, CUT के बारे में थोड़ा सा कल बताऊंगा, है ना। मैं भी क्या है कि चीजों को भूल जाता हूँ यहाँ से जाने के बाद कोचिंग वाले सिस्टम को। CUT के बारे में कल एक बार पूरी जानकारी लेके, क्योंकि मुझे भी पता नहीं उसका कोड सिस्टम क्या है, कौन सी कोड का। जहां तक मुझे याद है कि 4 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम उसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। 4 सब्जेक्ट क्या, फॉर्म अपडेट करके, चलो एक बार उसके बारे में बात कर लेंगे कल, ठीक है। लास्ट डेट कब है उसकी, 25, अभी तो बहुत दिन है ना। चलो चलिए, लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने किसके बारे में बात किया था, बताओ, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन, फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, सोल्यूबल साल्ट 0.05 से कम होना चाहिए। क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1% से कम या ज्यादा, ज्यादा, ये ध्यान रखना है ना। इसके बाद में ब्रेकिश वाटर का क्या है, ब्रेकिश वाटर किसे कहा जाता है, जिसके अंदर सोल्यूबल साल्ट कंसंट्रेशन कितने से ज्यादा हो, 0.05 से 3%, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका सेलाइन वाटर, जिसके अंदर 3.5 से 5 के बीच में हो, 5 से अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका, ब्राइन वाटर हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के क्लासिफिकेशन की वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो किसने दिया था, यूनाइटेड स्टेट सॉइल लेबोरेटरी ने, ठीक है। पहले साइंटिस्ट कौन थे, विलकॉक्स, फिर कौन आए, रिचार्ड्स। इंडिया के अंदर जो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर किसने दिया था, CSSRI। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। सेंट्रल शिप एंड ओल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अविका नगर मालपुरा टॉक में है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में, ठीक है। 1962 के अंदर 1993 में जो है CIH बीकानेर की हुई थी, है ना। NRC ऑन रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च स्टार्ट हुआ था, फिर 2009 के अंदर NRC को जो है डायरेक्टरेट में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। कल की क्लास के अंदर हमने जो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में बात किया है। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रोजाना आप थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो कुछ दिनों के अंदर या संडे तक जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना याद करने की। चलिए, इसके बाद में एक दो चीजें जो है मैंने कल आपको बताया था कि यदि मैं बात करूं सबसे मोस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप प्लांट की, मोस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप प्लांट कौन सा है, BSC का मतलब बार्ले, शुगर बीट और कॉटन है, ठीक है। मॉडरेट कौन है, मेज, राइस और व्हीट है, ठीक है। और सबसे लो टॉलरेंसी कौन शो करता है, कौन कौन, बीन्स और रेडिस, चाहे वो कोई सी भी बीन हो, लेग्यूम हो, वो सब क्या है, किस कैटेगरी में आएगी आपके, लो सैलिनिटी टॉलरेंस के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, आज के इस क्लास के अंदर थोड़ा सा और हम बात करते हैं ड्रेनेज के बारे में। आपके ड्रेनेज के बारे में हम बात करेंगे। ड्रेनेज से पहले जो है एक टर्म आती है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। क्या कहा जाता है, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, वाटर लॉगिंग, देखिए वाटर लॉगिंग की बात करते हैं तो वाटर लॉगिंग या सैचुरेटेड कंडीशन दोनों सिमिलर टर्म है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि फील्ड के अंदर जो मैक्रो एंड माइक्रोपोर है वो दोनों किससे फिल हो जाएंगे, वाटर से। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या हो जाएगा, व्हेन बोथ मैक्रो एंड माइक्रो पोर जो है किससे फिल हो जाए, वाटर के द्वारा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया जनरली ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर जो है लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो किससे अफेक्टेड है, वाटर लॉगिंग से। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के अंदर जो है कितना एरिया जो है वाटर लॉगिंग से अफेक्टेड है, तो याद रखना है 8.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया। ये चीज क्लियर है। वाटर लॉगिंग के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स जो है इसके 2 प्रकार के होते हैं। वाटर लॉगिंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है टेम्पररी वाटर लॉगिंग, टेम्पररी वाटर लॉगिंग, और एक होता है आपका परमानेंट वाटर लॉगिंग, परमानेंट वाटर लॉगिंग। टेम्पररी वाटर लॉगिंग का मतलब क्या हो गया, ये कुछ समय के लिए जो है सैचुरेटेड कंडीशन रहेगी और उसके बाद वापस क्या हो जाएगा आपका, एरेटेड कंडीशन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं टेम्पररी वाटर लॉगिंग। और परमानेंट वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है कि परमानेंट वहां की ऐसी कंडीशन है कि हमेशा जो है सॉइल सैचुरेट रहेगी किसके साथ, वाटर के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट वाटर लॉगिंग। बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार हम समझते हैं कुछ चीजों को कि अगर मान लीजिए किसी फील्ड के अंदर वाटर लॉगिंग होता है तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसके क्या फैक्ट्स होते हैं।
सर ड्रेनेज का सोइल टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी पर इफेक्ट बताना। ड्रेनेज इंक्रीज द सोइल टेम्परेचर। ओके, इस पे हम बात करेंगे संजू, ठीक है। चलिए ये बता रहे हैं तो इस पे ही बात कर लेते हैं कि अगर हम वाटर लॉगिंग की बात करते हैं तो वाटर लॉगिंग के इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। देखिए वाटर लॉगिंग की कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी या इंक्रीज होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या ज्यादा होगी? कमी होगी। तो सोइल साइंस के अंदर आपने एक टर्म पढ़ा होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, जिसको हम ओडीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडीआर। कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से कितना ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट यानी एक पर यूनिट एरिया के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर कितना ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। जब वाटर लॉगिंग कंडीशन फील्ड के अंदर क्रिएट होता है तो ओडीआर जो है वो 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है? 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, जो कि क्रॉप प्लांट्स के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स, हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स। ये चीज क्लियर है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी ओडीआर जो है वो वाटर लॉगिंग कंडीशन में होती है, तो कितनी होती है? 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कितनी ओडीआर क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है? 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहां तक क्लियर है? इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है फील्ड में तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जाहिर सी बात है किसी मॉलिक्यूल्स के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। किसी के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहा जाता है। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की क्या है? अनअवेलेबिलिटी है, तो यहां पर रिडक्शन होगा। आप मुझे बताइए कि जो मैग्नीज और जो आयरन है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। आप मुझे बताइए कि मैग्नीज और आयरन को प्लांट जो है किस फॉर्म में अपटेक करते हैं? क्रॉप प्लांट जो है वो मैग्नीज और आयरन को जो है किस फॉर्म में अपटेक करते हैं? पहले मैग्नीज का बता दीजिए। मैग्नीज को Mn+2 के अंदर, और आपके आयरन को Fe+2 के अंदर, Fe+2 के अंदर, Fe+2 के अंदर करते हैं भाई। किसके अंदर करते हैं? मान लीजिए पहले ये Mn+3 था। क्या था? Mn+3। जब रिडक्शन स्टेज आएगी तो किस में जाएगा? Mn+2 के अंदर जाएगा। इट मींस कि वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट की अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज होती है? अवेलेबिलिटी इंक्रीज किस किस की? Mn एंड आयरन की। ठीक है। इसके बाद में थर्ड इंपैक्ट अगर मैं बात करता हूं उसमें, तो आता है आपका टेम्परेचर। क्या ना? टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के केस में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी जो है इनवर्स रिलेशनशिप रखती है किसके साथ? कंडक्टिविटी। किसके साथ? मॉइस्चर के साथ। किसके साथ? मॉइस्चर के साथ। यदि मान लीजिए किसी फील्ड के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और मान लीजिए मॉइस्चर अगर कम है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा, जैसे मान लीजिए पोर स्पेस का अगर हम रिलेशन देखें थर्मल कंडक्टिविटी के साथ तो क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी पोर स्पेस का साथ क्या है? पोर स्पेस अगर मान लीजिए ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और पोर स्पेस यदि कम है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए फील्ड के अंदर मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा तो पोर स्पेस क्या हो जाएंगे? पोर स्पेस क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है। और पोर स्पेस कम रहेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये चीज क्लियर है क्या? मॉइस्चर अगर फील्ड में है तो पोर स्पेस क्या हुआ? कम हुआ है। पोर स्पेस कम हुआ तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हुआ? बढ़ जाएगी। ये चीज क्लियर है? तो मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम। थर्मल कंडक्टिविटी किसके साथ इन्वर्स होती है? पोर स्पेस के साथ। किसके साथ होती है? पोर स्पेस के साथ।
यदि मान लीजिए पोर स्पेस बढ़ेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो सोइल है उस सोइल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो जितने ज्यादा पास पास होंगे उनके बीच में टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इजीली होगा। यदि मान लीजिए इनके बीच में स्पेस अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि किसी सोइल के अंदर पोर स्पेस बढ़ रहा है मतलब थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मॉइस्चर की अगर हम बात करते हैं, यदि मॉइस्चर बढ़ेगी, मॉइस्चर अगर इंक्रीज होता है तो पोर स्पेस क्या रहेंगे, कम हो जाएंगे। पोर स्पेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि आप लोगों को? ठीक है, मॉइस्चर अगर बढ़ता है तो पोर स्पेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब किस कंडीशन के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जब मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तब या मॉइस्चर कम रहेगा तब? मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, आपका थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि पोर स्पेस वहां पर क्या रहेंगे, कम रहेंगे। इसके बाद में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका वाटर लॉगिंग के केस में। वाटर लॉगिंग के प्रति वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस क्रॉप, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी है? वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस क्रॉप प्लांट कौन सा है? आपने सुना होगा ना, राइस। राइस में ऐसा क्या होता है कि वाटर लॉगिंग को टॉलरेट करती है क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं कौन से टिश्यूज, वेलमेंट टिश्यू, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, इस वजह से आपका राइस जो है वो किसके प्रति रेजिस्ट होता है, वाटर लॉगिंग के प्रति। मैंने आपको एक एंजाइम बताया था एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि जिंक जो है उस एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। राइस के अंदर क्या होता है कि अगर जिंक की मात्रा रहेगी तो क्या बनेगा, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज बनेगा। और एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है कि एनारोबिक कंडीशन के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगी, यानी एनारोबिक कंडीशन है। एनारोबिक कंडीशन के अंदर जाहिर सी बात है कि इसके अंदर बनने वाला जो एसिटाइल अल्कोहल है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल को। और एसिटाइल अल्कोहल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है, जिंक एक्टिवेट करता है। तो राइस के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से क्रॉप प्लांट ऐसे जो वाटर लॉगिंग के प्रति टॉलरेंट होती है या रेजिस्ट होती है, तो कौन सा है, राइस है। राइस में क्या पाए जाते हैं, वेलमेंट टिश्यूज पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में यहां पर अगला वर्ड आता है आपका ड्रेनेज। क्या आता है, ड्रेनेज। ड्रेनेज जो है वो रिवर्स है किसका, इरिगेशन का। इरिगेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यही पढ़ा था, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। और ड्रेनेज के अंदर हम बोलते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रेनेज। एक वर्ड आता है इसके अंदर ड्रेनेज, ड्रेनेज डेप्थ। ड्रेनेज डेप्थ या इसे कहा जाता है ड्रेनेज डिजाइन रेट, ड्रेनेज डिजाइन रेट या ड्रेनेज एक्सट्रैक्शन पैटर्न, ड्रेनेज एक्सट्रैक्शन पैटर्न। तीनों नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रेनेज रेट क्या है, या फिर ड्रेनेज डिजाइन रेट क्या है, या ड्रेनेज डेप्थ क्या है, या ड्रेनेज एक्सट्रैक्शन पैटर्न क्या है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया से हम क्या करेंगे 24 आवर्स के अंदर, कितने आवर्स के अंदर, 24 आवर्स, या 24 आवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक दिन के अंदर जो है हम कितनी डेप्थ के वाटर को जो है वो बाहर निकालते हैं, यानी कितने सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर जो है एक पर यूनिट एरिया के अंदर से जो है एक दिन के अंदर बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट एरिया हो गया, मान लीजिए 1 हेक्टेयर हो गया, तो 1 हेक्टेयर से एक दिन के अंदर कितनी सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर आप बाहर निकाल रहे हो, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे हो जाएगा। यानी एक यूनिट एरिया से कितनी सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर आपने बाहर निकाला है, एक्सेस वाटर को रिमूव किया है एक दिन के अंदर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे। डेप्थ की जगह आप वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर हम मीटर क्यूब ले सकते हैं, मीटर क्यूब हेक्टेयर पर डे हम यूज कर सकते हैं। मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, लीटर में, या फिर हम इसको यहाँ पर लीटर प्रति हेक्टेयर पर डे भी यूज कर सकते हैं। तीनों चारों यूनिट यूज कर सकते हैं। एक बार समझना, यहां पर लिखा हुआ है ड्रेनेज डेप्थ या ड्रेनेज डिजाइन रेट, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इज अ डेप्थ और वॉल्यूम फ्रॉम
from a unit area in one day. Amount of water drainage, amount of water drainage एज डेप्थ और वॉल्यूम फ्रॉम अ यूनिट एरिया इन वन डे, यानी एक दिन में जो है कितनी डेप्थ का वाटर जो है आप एक यूनिट एरिया फील्ड से बाहर निकालते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज डेप्थ कहा जाता है, या ड्रेनेज डिजाइन रेट कहा जाता है, या ड्रेनेज एक्सेशन पैटर्न कहा जाता है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट जो है हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे हो सकती है, या यहां पर जो है मीटर क्यूब हेक्टेयर डे हो सकता है, या फिर इसकी जगह में 1.157 लीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.157 लीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। अब आपके सामने आ रहा होगा कि आपने 1.157 लीटर प्रति सेकंड कहां से लिखा है। देखो इस यूनिट को देखिए, हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे, हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे का मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लीटर वाटर होता है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लीटर वाटर होता है, कितना होता है 10 की पावर 5 लीटर, 10 की पावर 5 लीटर, यही होता है। अगर मैं डे की बात करता हूं तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अगर आप इसको सोल्व करते हो ना टोटल को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.157 लीटर प्रति सेकंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रेनेज डिजाइन रेट या ड्रेनेज डेप्थ का जो है यूनिट क्या होती है, तो 1.157 लीटर प्रति सेकंड भी राइट है। इसके अलावा जो है आपका हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे भी राइट है, मीटर क्यूब हेक्टेयर पर डे भी राइट है, 1.157 लीटर प्रति सेकंड भी राइट है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर फील्ड के अंदर है उसको हमें आर्टिफिशियली रिमूव करना, क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। ड्रेनेज के अंदर जो हम 3 टर्म यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी है, ड्रेनेज डेप्थ है, ड्रेनेज डिजाइन रेट है, या ड्रेनेज एक्सेशन पैटर्न है, ठीक है। इन तीनों का मतलब क्या है कि एक यूनिट एरिया से जो एक्सेस वाटर है उसे हम एक दिन के अंदर कितना सेंटीमीटर डेप्थ का जो है वाटर बाहर निकाल रहे हैं, यानी यूनिट एरिया यानी मानी हेक्टेयर, कोई डेप्थ होगी तो सेंटीमीटर, और पर डे। यहां पर जो हमने डेप्थ की जगह क्या ले लिया है, वॉल्यूम ले लिया है, मीटर क्यूब हेक्टेयर पर डे, या मीटर क्यूब की जगह हम क्या ले सकते हैं, लीटर भी यूज कर सकते हैं। तो यूनिट क्या आती है आपकी 1.157 लीटर पर सेकंड आती है, जो कैसे निकाली हमने, हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लीटर वाटर होता है, 10 की पावर 5। वन डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। फिर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड, 60। तो नीचे यहाँ पर यूनिट किस में आ गई है, सेकंड में, ऊपर किस में है, लीटर में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.157 लीटर प्रति सेकंड। यहां तक क्लियर है। इसके बाद 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। यदि आपसे कोई पूछे कि वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे सेंसिटिव स्टेज, मोस्ट सेंसिटिव स्टेज फॉर वाटर लॉगिंग, ग्रो प्लांट के अंदर जो है वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे मोस्ट सेंसिटिव स्टेज अगर पूछा जाए तो याद रखना है कौन सी होती है, जर्मिनेशन। कौन सी होती है, जर्मिनेशन स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, जर्मिनेशन स्टेज जो है वो सबसे क्रिटिकल मानी जाती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए फील्ड में वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगा तो ऑक्सीजन स्टारवेशन रहेगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, और ऑक्सीजन जब तक सीड को नहीं मिलेगा तब तक उसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए सबसे सेंसिटिव स्टेज कौन सी है, जर्मिनेशन स्टेज। यदि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोस्ट सेंसिटिव स्टेज फॉर वाटर लॉगिंग जनरली पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, जर्मिनेशन स्टेज। लेकिन यहां पर अगर स्पेसिफिकेशन अगर आपको दिया जाए कि पर्ल मिलेट के केस में पूछा जाए, किसके केस में, पर्ल मिलेट के केस में, तो पर्ल मिलेट के केस में आपको याद रखना है कौन सी स्टेज आएगी, सीडलिंग स्टेज। कौन सी स्टेज है, सीडलिंग स्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। यदि अगर जनरली आपसे पूछा जाए सीरियल क्रॉप्स के बारे में, किसके बारे में, सीरियल क्रॉप्स, तो सीरियल क्रॉप्स के अंदर याद रखना है पैनिकल इनिशिएशन स्टेज। पैनिकल इनिशिएशन स्टेज यानी जब पुष्पक्रम उनके अंदर आने वाला हो, इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट हो, वो स्टेज जो है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है। यदि अगर आपसे लेग्यूम्स में पूछा जाए तो लेग्यूम्स में जो है रिप्रोडक्शन स्टेज, रिप्रोडक्शन स्टेज यानी यहां पर भी जो है फ्लावरिंग स्टेज से ही रिलेटेड है। तो 3 आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, मोस्ट सेंसिटिव स्टेज फॉर वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे सेंसिटिव स्टेज कौन सी है, जर्मिनेशन। कौन सी है, जर्मिनेशन।
यदि पल्मनेट का आंसर दिया क्वेश्चन दिया जाएगा तो कौन सी जाएगी? सीडलिंग। यदि सीरियल क्रॉप्स का पूछा जाए तो पेनिकल इनिशिएशन। यदि लेग्यूम्स का पूछा जाए तो रिप्रोडक्शन। अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट सेंसिटिव स्टेज फॉर वाटर लॉगिंग कौन सी है? जर्मिनेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 15 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वहां पर स्पेसिफिकेशन पूछ लिया जाए कि रबी सीजन की क्रॉप्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। खरीफ सीजन के लिए पूछा जाए तो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये तीनों चीजें क्लियर है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंट क्रॉप जो है वो कौन सी है वाटर लॉगिंग के प्रति? राइस है, ठीक है। तो आपने कहा मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? राइस है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप फॉर वाटर लॉगिंग, मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप फॉर वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के लिए सबसे जो सेंसिटिव क्रॉप है कौन सी है? शुगर केन से भी जो इंपोर्टेंट है वो है आपकी टोबैको। कौन सी है? टोबैको, टोमेटो एंड चिली, यानी जो आपके सोलेनेसी फैमिली की क्रॉप्स है वो सबसे सेंसिटिव होती है। और इनमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सबसे ज्यादा है तो कौन सी है? टोबैको। कौन सी है? टोबैको। याद रखना है सेंसिटिव क्रॉप पूछा जाए तब तो क्या जाएगा? टोबैको। और यदि टॉलरेंट क्रॉप पूछा जाए तो कौन सी जाएगी? राइस, ठीक है। यदि मान लीजिए सेंसिटिव क्रॉप पूछा जाए तो टोबैको, और आपका रेजिस्ट पूछा जाए या टॉलरेंट पूछा जाए तो राइस। दोनों में कंफ्यूज? रेजिस्टेंस और टॉलरेंस दोनों जो है चीजें वैसे तो एक है ना, लिटरली दोनों एक चीजें हैं कि मान लीजिए टॉलरेंस के अंदर जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है प्लांट की इनहेरिटेंस की वजह से होता है। रेजिस्टेंस भी सेम चीज है, लेकिन हम हर्बिसाइड टॉलरेंस और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जब किसी फिजियोकेमिकल मैकेनिज्म की वजह से होता है तो उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, और उसकी प्लांट की स्ट्रक्चर की वजह से होता है तो उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों के अंदर, लेकिन जनरली पूछा जाता है तो टॉलरेंट पूछा जाएगा या फिर रेजिस्ट पूछा जाएगा, ठीक है। सैलिनिटी रेजिस्टेंस या सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? मोस्ट सैलिनिटी टॉलरेंट बार्ले हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा और सुगर बीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फ्लूपिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? फ्लूपिंग और विल्टिंग। फ्लूपिंग और विल्टिंग जो है वो किस क्रॉप प्लांट से रिलेटेड है? फ्लूपिंग और विल्टिंग। फ्लूपिंग और विल्टिंग जो है टोबैको से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टोबैको से। फ्लूपिंग और विल्टिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग वाटर लॉगिंग कंडीशन के बाद, चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। आफ्टर लॉन्ग वाटर लॉगिंग कंडीशन, sunshine occur, it create wilting in tobacco, known as a fluping। क्या कहा जाता है? फ्लूपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूपिंग। फ्लूपिंग का मतलब क्या होता है? फ्लूपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर जो है लंबे समय तक क्या था? वाटर लॉगिंग कंडीशन थी। क्या थी? वाटर लॉगिंग कंडीशन। और वाटर लॉगिंग कंडीशन जैसे ही इरिटेट हुई और उसके बाद जो है सनी हावर्स हुए, सनसाइन ज्यादा हुआ, यानी सूर्य जो है दिन मतलब ज्यादा निकला, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि तंबाकू के अंदर जो है क्या हो जाता है? विल्टिंग हो जाता है, और उस विल्टिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्लूपिंग कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लूपिंग जो है वो किसकी वजह से होता है? वाटर लॉगिंग की वजह से होता है, न्यूट्रिएंट की एक्सेस की वजह से होता है, किसी डिजीज की वजह से होता है, या किसी इंसेक्ट की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है? वाटर लॉगिंग की वजह से, ठीक है। और वाटर लॉगिंग की वजह से कैसे कि कई लंबे समय तक किसी फील्ड के अंदर यदि वाटर लॉगिंग रहेगा और उसके बाद एक साथ जो है वो सनसाइन हो, ठीक है, तो उसकी वजह से टोबैको के अंदर विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूपिंग। तो ऑप्शन ऐसे हो तो वाटर लॉगिंग नीचे वाला वाटर लॉगिंग और सनसाइन, तो वो सही करना। हाँ, वो सही करना है, फिर अपना दिमाग यूज करना है वहां पे, ठीक। तो यहाँ पर आप
कर लिख सकते हो, चलिए। इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन जो है और पूछे जाते हैं। अगर हम सैलिनिटी टॉलरेंस की बात करते हैं, सैलिनिटी टॉलरेंस मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने सुना होगा कि शुगर बीट के अंदर जो है साल्ट रेगुलेशन पाया जाता है। जैसे कि यहां पर पूछा जाता है शुगर बीट क्रॉप प्लांट के अंदर जो है जो मैकेनिज्म है जिससे उसके अंदर जो है वो साल्ट टॉलरेंस होता है, उसको कहा जाता है साल्ट या ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ऑस्मोटिक रेगुलेशन। इसी तरीके से बार्ले के अंदर जो साल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म है उसे कहा जाता है साल्ट एक्सक्लूजन। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम सेस्बेनिया की बात करते हैं, सेस्बेनिया एकुलाटा या सेस्बेनिया रोस्टाटा किसे कहा जाता है? आपके ढेंचा को। किसे कहा जाता है? ढेंचा को। ठीक है। तो सेस्बेनिया के अंदर जो है साल्ट टॉलरेंस जो मैकेनिज्म है वो है साल्ट डाइल्यूशन। कौन सी है? साल्ट डाइल्यूशन टेक्निक। ठीक है। इसके बाद में आता है एट्रीप्लेक्स स्पीसीज या इसे कहा जाता है ब्रूस स्पीसीज। इसके अंदर जो मैकेनिज्म पाई जाती है उसको हम बोलते हैं साल्ट एक्सक्रीशन मैकेनिज्म। चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैच मेकिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि शुगर बीट के अंदर जो है साल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म कौन सी होती है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन। बारले यानी बार, ठीक है, बार मतलब वो वाला बार नहीं, बाहर करना है। कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव, यानी हमें बाहर करना है। ठीक है। सेस्बेनिया यानी ढेंचा, डी से मतलब क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन। ठीक है। इसके बाद आता है एट्रीप्लेक्स स्पीसीज या फिर क्या होता है? ब्रूस स्पीसीज। इसको हम बोलते हैं साल्ट एक्सक्रिएशन। ठीक है। चारों टर्म में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हमेशा होता है कि शुगर बीट किसके साथ जाएगा, साल्ट एक्सक्लूजन, साल्ट डाइल्यूशन। तो याद रखना है शुगर बीट से क्या होता है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन। शुगर बीट से मान लीजिए शुगर हो जाती है तो उसको हमें रेगुलेट करना है, शुगर को रेगुलेट करना है। जैसे मतलब आपको क्या याद रहे आपके हिसाब से देख लेना। ठीक है। शुगर बीट का जो है ऑस्मोटिक रेगुलेशन है, बार्ले का जो है साल्ट एक्सक्लूजन है, सेस्बेनिया का साल्ट डाइल्यूशन है और एट्रीप्लेक्स स्पीसीज का साल्ट एक्सक्रीशन या फिर ब्रूस स्पीसीज है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में 1-2 पॉइंट और आपको याद रखना है। जब भी हम वाटर लॉगिंग की बात करते हैं तो वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक या एनाएरोबिक? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये आप जानते हैं, एनाएरोबिक। ठीक है। अवायवीय श्वसन होता है। इसके बाद में एक चीज और याद रखना है, चलो एक बार पहले इनको लिख लो फिर एक साथ लिखते हैं। डालो वाटर लॉगिंग। The non-rotating head type sprinkler system is portable, semi-portable, perforated. Perforated इसका राइट आंसर होगा non-rotating head type sprinkler का। हाँ, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। इसको ग्रेविटेशनल वाटर भी बोला जाता है, सैचुरेटेड कंडीशन भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना। वाटर लॉगिंग का जो एरिया है वो इंडिया में कितना है? 8.5 मिलियन हेक्टेयर और वर्ल्ड में कितना है? 80 मिलियन हेक्टेयर। जो स्टेटिस्टिक्स वाला पोर्शन है मार्च के एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर जो है एक स्टेटिस्टिक्स की बुक निकलती है, टीएनयू के कुछ साइंटिस्ट निकालते हैं। उसके अंदर कुछ ज्यादा डाटा याद मत रखना, नेट सोवन एरिया कितना है, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, प्रोडक्शन कितना है, बेसिक कुछ डाटा याद रख लेना 10-15। तो एक बार ये वाटर लॉगिंग का कितना एरिया है, जैसे साल्ट्स का पूछा, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का पूछा जाता है, सैलिनिटी सॉइल कितनी है, एसिडिक सॉइल कितना है। तो लास्ट के टाइम पे जब 10-15 दिन बाकी रहे तब आप इसको देखना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का इक्वेशन पूछा जाता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का कितना है, लिखाइए। किसको मोनोकोटिलिडोन्स कहा जाता है? जितने भी ग्रासेस हैं उनको मोनोकोट कहा जाता है। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या था ऑप्शन में? क्या क्या थे? देखिए जितनी भी जो ग्रासेस होती है वो ग्रासेस मोनोकोटिलिडोन होती है, और जितने भी ब्रॉड लीफ वीड होते हैं या ब्रॉड लीफ प्लांट होते हैं, चाहे लेग्यूम या कुछ भी हो, वो क्या होते हैं? डाइकोट होते हैं। डाइकोट और मोनोकोट में अंतर ये है कि डाइकोट को
अगर डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाता है, जबकि मोनोकोट जो है सिंगल रहता है। ठीक है, डाइकोट कौन होते हैं? अभी पढ़ेंगे अपन, वीड पढ़ेंगे तब बड़े विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। ब्रॉडली जितने भी डाइकोट होते हैं, ठीक है, डाइकोटिलेडोनियस जो होते हैं वो ब्रॉड लीफ, जिनकी पत्तियां क्या है, ब्रॉड लीफ होती है। जितनी भी ग्रासेस है वो क्या होती है, मोनोकोट होती है। क्या वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे, वर्ल्ड या नेशनल? वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे का पता नहीं यार। 11 आज जो है, आज कौन सा डे, आज कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय या विश्व? विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी पीछे गया है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर। आप जाके आए हो क्या बाहर? समझ गया मैं आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं उस पर। ठीक है, इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में आप बात कर रहे हो। ये पढ़ा चलो लिखो। इसका मतलब हो गया थर्मल कंडक्टिविटी और मॉइस्चर का क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, यहाँ एक और पॉइंट लिखे है ना, 5th पॉइंट लगा के, रेडॉक्स पोटेंशियल करके। 5th रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल जिसको हम EH में मेजर करते हैं, एक लिख लेना एरेटेड सोइल और नीचे लिख लेना वाटर लॉगेड सोइल। एरेटेड सोइल के अंदर एरेशन होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल का जो फ्लो है वो इजी होगा, यानी 400 से 700 मिली वोल्ट होता है, जबकि वाटर लॉगेड का -250 टू -300 मिली वोल्ट होता है। ये पॉइंट भी लिख लेना। रेडॉक्स पोटेंशियल एरेटेड सोइल का 400 से 700 पॉजिटिव में होता है, जबकि वाटर लॉगेड सोइल का नेगेटिव में होता है। ये चीज याद रखना है। वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट क्रॉप, ऐसे हमने आगे बात किया है, वेलमेन टिश्यूज इसके अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से होता है। इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, हार्मफुल इफेक्ट ऑन क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है किस किस की, मैग्नीज एंड आयरन की। अगर मैं आपसे पूछूं किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, बताओ? ऑक्सीजन की। यहां पर एक और पॉइंट लगा लिख लेना, अवेलेबिलिटी डिक्रीज। जिंक को प्लांट किस रूप में लेते हैं, Zn+2 के रूप में। जब रिडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है +2 से भी लोअर में चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है जिंक की भी अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं कैल्शियम की बात करूं, तो कैल्शियम को किस में लेते हैं, Ca+2। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो जाहिर सी बात है उसका भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी उसकी भी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। मैग्नीशियम को किस रूप में लेते हैं, Mg+2, यानी इसका भी क्या होगा, कमी हो जाएगी। तो जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, तो इनकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज।
रेडॉक्स पोटेंशियल एरेटेड सोइल का 400 से 700 मिली वोल्ट है, जबकि वाटर लोगेट सोइल का -250 टू -300 मिली वोल्ट है। ये क्या रखा हुआ है? रेडॉक्स पोटेंशियल EH है, ये EH, कैपिटल E और स्मॉल h। क्या मतलब है इसका? रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है, रेडॉक्स जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मापने की एक यूनिट है। मान लीजिए कितना ऑक्सीडेशन होगा उसको पॉजिटिव में आएगा और कितना रिडक्शन होगा वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, रेडॉक्स में रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लो को मेजर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रेडॉक्स पोटेंशियल एरेटेड सोइल का जो है 400 टू 700 मिली वोल्ट होता है, जबकि वाटर लोगेट सोइल का -250 टू -300 मिली वोल्ट होता है। पॉजिटिव का मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव का मतलब यहां पर रिडक्शन होगा। 7 माइनस में -250 ऐसा। ये तो 400 टू 700 मिली वोल्ट, ये -250 टू -300 मिली वोल्ट, -250 टू -300 मिली वोल्ट। ये पॉइंट जरूर लिखना। अवेलेबिलिटी किस किस की डिक्रीज होती है? जिंक और कैल्शियम और मैग्नीशियम की। इसलिए कहा जाता है कि यदि मान लीजिए वाटर लोगेट कंडीशन है, वाटर लोगेट कंडीशन के अंदर जिंक की कमी हो जाती है, फील्ड के अंदर किसकी कमी होती है? जिंक की कमी। अब जिंक जो है वो राइस के अंदर क्या करता था? एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता था। अब एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं बनेगा तो बनने वाला एसिटाइल एल्कोहल जो है वो वहां पर क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट कोज करेगा। ठीक है, और हार्मफुल इफेक्ट होने के साथ साथ जिंक के अंदर मैंने एक और बताया था, जिंक की यदि कमी अगर प्लांट के अंदर होती है, राइस के अंदर अगर होती है, तो कार्बोनिक एनाइडाइज बनाने का काम करता है, जो CO2 का क्या करता है? साइटोप्लाज्म में सप्लाई करने का काम करता है। जिंक की कमी यदि वाटर लोगेट कंडीशन के अंदर राइस है तो जिंक की कमी हो जाएगी। जिंक की अगर कमी होगी तो CO2 का सप्लाई नहीं होगी, CO2 की सप्लाई नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आपका राइस प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा? भूसी अपीयरेंस हो जाएगी, झाड़ीनुमा प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अधिकांश जो है राइस के अंदर जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट में, कौन सा होता है? जिंक होता है। इस वजह से हम राइस के केस में जो है वो जिंक का एप्लीकेशन करते हैं, जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर की रेट से। यहां तक लिखा? चलिए लिख लीजिए। ड्रेनेज, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड। हाँ, टेस्ट में जो है वो इरिगेशन टॉपिक आएगा सैटरडे तक का ना, शनिवार तक जो भी जितना पढ़ाया जाएगा लगभग कंप्लीट हो जाएगा ये कल की क्लास के अंदर। इसके आगे का मतलब आगे वाले टॉपिक्स में नहीं, इस बार पूरा इरिगेशन का ही आएगा आपको ना। एक बार आप यूनिट वाइज कर लीजिए, फिर जैसे ही आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा उसमें अपन पूरा देंगे। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, इसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज डेप्थ, ड्रेनेज डिजाइन रेट और ड्रेनेज एक्सेशन पैटर्न तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेनेज, ड्रेनेज या रिमूवल आप यहां पर लिख सकते हो एज अ डेप्थ और वॉल्यूम फ्रॉम एन यूनिट एरिया इन वन डे। एक दिन के अंदर, एक 24 आवर्स के अंदर एक यूनिट एरिया से कितना अमाउंट या कितनी डेप्थ या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप आउट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, एक्सेस वाटर को जो है रिमूवल कर रहे हो फील्ड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज डेप्थ या ड्रेनेज डिजाइन रेट या फिर ड्रेनेज एक्सेशन पैटर्न कहा जाता है, जिसकी यूनिट हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे हो सकती है, मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे हो सकती है, या 1.157 लीटर प्रति सेकेंड हो सकती है। कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना है, यूनिट्स के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल सा दिमाग में याद रखना है कि एक यूनिट एरिया होगा जो कि हेक्टेयर में होगा। ठीक है, यहां से हम कितनी डेप्थ का या वॉल्यूम की बात करेंगे तो मीटर क्यूब का या लीटर की बात कर लेंगे। तो एक दिन के अंदर कितना वाटर जो है हम ड्रेनेड आउट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज डेप्थ। कहां पे? एज, जैसा कि डेप्थ में, वॉल्यूम में, फ्रॉम एन यूनिट एरिया इन वन डे। सर इकोनॉमिक्स के नोट्स की पीडीएफ मिल सकती है क्या? एक बार भाई जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है उन पर बात कर लेना, मिल जाएगी। कहां पर? वॉल्यूम फ्रॉम डेप्थ और वॉल्यूम फ्रॉम एन यूनिट एरिया इन वन डे, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हमारे स्वर होते हैं उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। वैसे एग्रीकल्चर में जो है ज्यादा ग्रामेटिकल अपन को नहीं जाना है, बस अपन को समझना है कि कहने का मतलब क्या है। लिखा? यूनिट लिखनी। हाँ, ये यूनिट लिखनी है, यूनिट तो जरूर लिखनी है।
ये किसकी यूनिट है? यार भाटी जी, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। अमाउंट ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ इस ड्रेनेज डिजाइन रेट की यूनिट है। इस साल सर आगे से काम चलाओ, अगले साल तक मैं तैयार हो जाऊंगा। अगले साल तो आप अधिकारी बन जाओगे भाटी जी यार, हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं, सब कोई चीज पॉसिबल है, सब कुछ। इम्पॉसिबल नहीं। चलो लिख लिया। ये यूनिट कैसे आया 1.157 लीटर प्रति सेकंड, इसको लिख लीजिए। हेक्टेयर सेंटीमीटर पर डे था। हेक्टेयर सेंटीमीटर के अंदर कितना लीटर वाटर होता है? 10 की पावर 5 लीटर। डे की अगर हम बात करते हैं तो कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यूनिट जो है आपकी 1.157 लीटर प्रति सेकंड आएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर परफोरेटेड टाइप सिस्टम होगा भाई। परफोरेटेड टाइप सिस्टम, द नॉन रोटेटिंग हेड टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम इज अ परफोरेटेड टाइप। ये क्या होता है परफोरेटेड टाइप? परफोरेटेड टाइप जो है वो आपके स्प्रिंकलर के टाइप्स होते हैं। परफोरेटेड, पोर्टेबल, सेमी पोर्टेबल। आपने लिखा है आपने? नहीं, अपन ने नहीं लिखा है इसको। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है, वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर या जहां पर सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है वहां पर हम जो सीड रेट यूज करते हैं वो 25% ज्यादा सीड रेट यूज करते हैं, ठीक है? 25% मोर सीड रेट कंपेयर टू recommended in salinity or waterlogged area। अगर आपसे पूछा जाए सीरियल्स में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो वाटर लॉगिंग के प्रति और एरेशन के प्रति मोस्ट सेंसिटिव है, उसके अंदर वाटर लॉगिंग हो जाएगी तब भी हानिकारक है, और अगर मान लीजिए एरेशन जो है नहीं मिला तब भी जो है वो हानिकारक है। वाटर लॉगिंग और एरेशन दोनों के प्रति मोस्ट सेंसिटिव है मेज। कौन है? मेज। मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप जो है राइस है। मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप फॉर वाटर लॉगिंग टोबैको, टोमेटो एंड चिली। 25% more seed rate compared to recommended in salinity or waterlogged areas। लिखो, most tolerant crop is rice, most sensitive crop for waterlogging tobacco, tomato, chili। टोबैको, टोमेटो एंड चिली। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्रॉप है इनमें भी, टोबैको, टोमेटो, चिली में भी अगर ऑप्शन में मिले तो टोबैको याद रखना है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और डिजीज में क्या डिफरेंस है? किसी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से फिजियोलॉजिकल डिजीज, किसी बायोटिक फैक्टर की वजह से होता है तो डिजीज होता है, और एबायोटिक फैक्टर की वजह से होती है तो वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। लेकिन व्यवस्था ये है, अधिकतर साइंटिस्टों ने जिंक की कमी की वजह से खेरा रोग दे दिया है ना, लेकिन वो डिजीज नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लिख लिया यहां तक? लिखो लिखो। ऐसे छोटे मोटे सर हमारी बातें। अच्छा देखो, हाँ एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस जनरेट करने का एक तरीका है। आपके पास, सबके पास, मेरे को जहां तक पता है, सुंडा या अरुण कात्यान वाली 2 बुक तो होगी, है ना, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर से लोग उसको रखते हैं, और इंग्लिश में होगी मेरे ख्याल से, हिंदी में भी नहीं होगी तो उसको इंग्लिश में ले लेना, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाए, जैसे मान लो अपन ने मीटोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है, या फिर इरिगेशन पढ़ लिया, आप रूम पे जाओ और उस सुंडा वाली बुक को इन नोट्स के बाद में पढ़ो, तो आपको यूं लगेगा कि यार इसने क्या बना दिया, ये कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। तो मतलब वहां से क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा
क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अपन को चीजें आती है। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे और फिर जब सुंडा को देखोगे ना, उसको एक बार पढ़ोगे, अरे वाह यार, मतलब सब पढ़ा हुआ है। तो पीजी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो कॉन्फिडेंस की है। किसकी है? कॉन्फिडेंस की। 100 क्वेश्चन में से ऐसा कहा जाता है भाई 60 से 70 के बीच में जो करता है, अभी तक यही कहा जाता है, उसकी रैंक लग जाती है। लेकिन उस रैंक को लगाने के लिए कॉन्फिडेंस आपके पास में होना चाहिए। 10 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको आंख मीच के साइड आउट करना है, लेकिन रिस्क भी लेना जरूरी होता है। उस पर अपन लास्ट में बात करेंगे कैसे रिस्क लेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि साथ के साथ जो है ना, आपको सुंडा वाली बुक पढ़ते जाना है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं वहां से आपको नॉलेज मिलेगी, वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इरिगेशन यहां से पढ़ लिया या जो भी चीज आपने पढ़ ली, टिलेज पढ़ लिया, उसके बाद उसको देखो, तुम्हें लगेगा कि यार ये क्यों बुक बना दी, है ना। चलिए कोई ना, लिख लिया यहां तक। सीडलिंग स्टेज का मतलब क्या होता है दोस्त? जब सीड जर्मिनेट हो जाता है तो इसके अंदर से रेडिकल निकलता है और प्लूमल निकलता है। इस स्टेज को कहा जाता है सीडलिंग। जब ये प्लूमल ऊपर जाके फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक्चुअल में सीडलिंग का मीन क्या है? एक होता है सीड जर्मिनेशन। क्या होता है? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब तो क्या है कि सीड के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर जैसे मान लो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था तो शुगर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फैट जो है लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, जिब्रेलिक एसिड बनेगा, माल्टोस शुगर बनेगी, और ये सीड क्या होगा? जर्मिनेट होगा। जब जर्मिनेट होता है तो नीचे जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। ऊपर जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूमल। मान लो ये हमारी क्या है? सोइल सरफेस है। अब इस प्लूमल के अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाए कि सोइल को पार करके जो है कहां चला जाएगा? एरियल इन्वायरमेंट में चला जाएगा और क्या करना स्टार्ट कर देगा? फोटोसिंथेसिस। इस कंडीशन को ही कहा जाता है आपकी सीडलिंग स्टेज। क्या कहा जाता है? सीडलिंग स्टेज। सीड जर्मिनेशन का तो मतलब क्या है कि सीड के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और रेडिकल और प्लूमल का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? सीड जर्मिनेशन। सीडलिंग का मतलब क्या है कि जब सीड जर्मिनेट होकर उसका प्लूमल वाला पार्ट पुट फोर्थ करता है, मतलब आगे की ओर सॉइल को धकेलता है या फोर्स लगाता है और फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीडलिंग स्टेज। ठीक है, तो याद रखना है सीड जर्मिनेशन सभी क्रॉप प्लांट्स के अंदर सेंसिटिव है, लेकिन पर्म मिलेट के अंदर मोस्ट सेंसिटिव स्टेज जो है वाटर लॉगिंग के प्रति कौन सी? आपकी सीडलिंग स्टेज है। चलिए लिखिए, आफ्टर वाटर लॉन्ग वाटर लॉगिंग कंडीशन सनसाइन अकेयर, इट क्रिएट विल्टिंग इन टोबैको नोन एज अ फ्लूपिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्लूपिंग जो है वो किस क्रॉप प्लांट से संबंधित है? याद रखना है, टोबैको। सुगर बीट के अंदर जो है साल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म जो है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है। बार्ले के अंदर साल्ट एक्सक्लूजन, सेसबेनिया के अंदर साल्ट डाइल्यूशन, एट्रिप्लेक्स या ब्रूस स्पीसीज जो कि एक फॉरेस्ट प्लांट होता है उसके अंदर साल्ट एक्सक्रिएशन मैकेनिज्म पाई जाती है। एक्सक्रीशन के अंदर इंटरनल मैकेनिज्म को बोला गया है। एक्सक्रीशन कुछ न कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। क्रिएट। भाटी जी आप पहले से ऐसे थे या अभी ऐसे हुए हो? मतलब पहले से एक्टिव थे या अभी एक्टिव बने हो? आपसे तो पता कौन जा सकता है। अच्छा ऐसा बुलशिट। आपने इंडिगो का नाम सुना है? इंडिगो, टाटा इंडिगो नहीं, इंडिगो। किसको? नील को। वेरी गुड। नील को क्या कहा जाता है? इंडिगो कहा जाता है। नील, नील की खेती है ना, बिहार के चंपारण में जो है सबसे ज्यादा नील की खेती की जाती थी। और उसी की वजह से जो है आज हमारा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पहले बना था 1905 में, जिसे हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वो उसी की देन है, नील की खेती की वजह से। एक पॉइंट और लिख लेना, इधर का लिखने के बाद एक बार बताना आप। टोबैको में होती है प्रूनिंग। प्रूनिंग नहीं, फ्लूपिंग। प्रूनिंग मैंने कब बोला? अभी बोल। फ्लूपिंग बोला नहीं मैंने। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते भी हो पार्टी से।
कल अपन जो है सीयूटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहाँ पे? साल्ट एक्सक्रिएशन, डाइल्यूशन, एट्रिप्लेक्स स्पीसीज या ब्रूस स्पीसीज, और फिर लिखा है ब्रूस, BRUSH, ब्रूस स्पीसीज। देखिए जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि आपका BHU हो गया, ठीक है, एक आपका बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ के अंदर है वो हो गई, ठीक है, एक श्रीनगर उत्तराखंड के अंदर भी है जहां HNB गढ़वाल करके यूनिवर्सिटी है वो हो गया, या और भी कई यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लेकिन उनके अंदर एग्रीकल्चर स्ट्रीम चलता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। इनके अंदर क्या है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUT का मतलब क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पहले यूनिवर्सिटी खुद अपना जो है एक एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, पहले BHU अलग करवाता था, बाबा भीमराव अलग कराती थी, मतलब सबका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अलग अलग था। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर वन नेशन वन टेस्ट करके इस तरीके से अप्रोच लेके आए और CUT एग्जाम कंडक्ट करवाया। CUT के अंदर कुछ पोर्शन रीजनिंग का होता है, कुछ इंग्लिश का होता है और बाकी जो है आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। हट गया इस बार? चलो इस बार अपन एक बार पूरी जानकारी लेके सारी चीजें कल बात करते हैं। एक बार ये लिख लिया क्या आपने? ये सर लास्ट वाला क्या है? एट्रिप्लेक्स स्पीसीज या ब्रूसवीड, इसके अंदर साल्ट एक्सक्रीशन मैकेनिज्म पाई जाती है। साल्ट एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ? स्पीसीज का मतलब जो है इसके अंदर और भी चीजें हो सकती है, और भी इसके अंदर जैसे एक जीनस होता है और लास्ट में स्पीसीज होती है, कि जब जिसकी ज्यादा 2 3 4 स्पीसीज होती है तो उसके लिए जनरली हम स्पीसीज वर्ड यूज करते हैं, जैसे गोसिपियम स्पीसीज, ठीक है। ये भी उतारना था। अब इसके अंदर क्या देखना है, एक बार समझना कि वाटर लॉगिंग कंडीशन यदि हो रखा है और हमने कौन सी क्रॉप लगा रखी है, शुगर केन, तो शुगर केन के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, रेड रोट। कॉटन के अंदर क्या हो जाता है, बॉल की शेडिंग होना। बॉल शेडिंग का मतलब क्या है, जो भी उसके अंदर कॉटन बन रही है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं बॉल शेडिंग। इंडिगो जिसको हम नील बोलते हैं, नील के अंदर क्या होता है, विल्टिंग होता है। नील के अंदर क्या होता है, विल्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से विल्टिंग कौन कौन सी क्रॉप प्लांट के अंदर होता है, तो टोबैको और इंडिगो दोनों के अंदर होता है, ठीक। एक बार ये भी लिख लीजिएगा, वाटर लॉगिंग की वजह से शुगर केन में रेड रोट, कॉटन में बॉल शेडिंग, इंडिगो के अंदर विल्टिंग। लिख लिया? इसके बाद आपका 2-3 मेजर चीजें और बाकी है। ड्रेनेज के टाइप्स जो है, सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज का पार्ट आता है। आपको मैंने सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड बताया नहीं बताया? सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व नहीं बताया? चलो एक बार कॉपी देना, क्लास होने के बाद देख लेंगे क्या क्या चीजें बाकी है, तो कल की क्लास के अंदर हम पूरा वाटर मैनेजमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है उनको भी अपन कल सोल्व करेंगे। लिखा है यहाँ तक? चलो इसके बाद 2-3 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सरफेस और सब सरफेस। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज। सरफेस मेथड्स, सरफेस मेथड्स के अंदर जो है बस आपको याद रखना है बेडिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है, बेडिंग सिस्टम। जनरली एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज वहां पर फॉलो किए जाते हैं जहां पर स्लोप जो है कितने से कम हो, स्लोप परसेंटेज 2% से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज कहा जाता है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, फील्ड से एक्सेस वाटर को रिमूव करना। ऐसी सोइल जहां पर स्लोप 2% से कम होगा वहां पर हम कौन से मेथड यूज करेंगे, सरफेस मेथड। जहां पर 2% से ज्यादा होगा वहां पर सब सरफेस। जिस तरीके से मॉइस्चर कंजर्वेशन के अंदर 2 चीजें पड़ी थी, एक एग्रोनॉमिक मेजर था और एक मैकेनिकल मेजर था। एग्रोनॉमिक मेजर जहां स्लोप कितना 2% से कम, जहां ज्यादा वहां पर मैकेनिकल मेजर। इसके अंदर आता है बेडिंग सिस्टम। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो फिर एक साथ समझते हैं इनको। बेडिंग सिस्टम, इसके अंदर जो है डेड फरो लिख लेना, इसमें डेड फरो फॉर्मेशन। स्लोप परसेंटेज लिख लेना, जनरली स्लोप परसेंटेज जो है 0.5% से कम होता है, ठीक। इसके बाद है ब्रॉड बेड फरो।
ब्रॉड बेड फरो। थर्ड है इसके अंदर पैरेलल फिल्ड डिच सिस्टम। फोर्थ है रैंडम मेथड ऑफ ड्रेनेज। फिफ्थ है इंटरसेप्शन मेथड ऑफ ड्रेनेज। एक बार ये पॉइंट्स लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पैरेलल फील्ड सिस्टम, रैंडम मेथड ऑफ ड्रेनेज और इंटरसेप्शन मेथड ऑफ ड्रेनेज। कौन सा? पैरेलल फील्ड सिस्टम, फील्ड डिच, DITCH, DITCH, पैरेलल फील्ड सिस्टम। एक इसी की तरह होता है पैरेलल ओपन डिच सिस्टम। जिसे कहा जाता है क्रॉस डिच सिस्टम। क्रॉस डिच सिस्टम। इसके आगे लिख लेना नो वन इज फिल्ड ड्रेन सिस्टम। और जो पीजी में पूछा गया था या AA में पूछा गया था, सॉरी, 2018 के अंदर, सुटेबल फॉर अंडुलेटेड टोपोग्राफी। अभी बात करेंगे दोस्तों उसके बारे में। अंडुलेटेड टोपोग्राफी के लिए सुटेबल। सरफेस मेथड जहां स्लोप 2% से कम हो। बेडिंग सिस्टम जिसके अंदर डेड फरो का फॉर्मेशन किया जाता है, 0.5% जहां का स्लोप परसेंटेज होता है। क्रॉस बीच कहां पर? क्रॉस बीच रुको 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 रुको, एक सेकंड। क्रॉस डिच सिस्टम को जो है आप ऊपर वाले में लिखना, इंटरसेप्शन में लिखना, क्रॉस डिच सिस्टम, पैरेलल ओपन डिच सिस्टम। इसको पैरेलल ड्रेनेज भी बोला जाता है, पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम को। लिखा है यहां तक? लिखो एक। जनरली ड्रेनेज मेथड्स में आपसे नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है सब सरफेस का और कौन सा सरफेस का है। सब सरफेस के अंदर जो है हम पढ़ेंगे मॉल बरीड सिस्टम हो गया, है ना, उसके बाद टाइल ड्रेनेज हो गया, हेरिंगबोन हो गया, ग्रेडोन सिस्टम हो गया, अंडुलेटेड टोपोग्राफी, अंडुलेटेड टोपोग्राफी, अंडुलेटेड टोपोग्राफी या अनइवन लैंड हम दोनों बोल सकते हैं। टोपोग्राफी का मतलब इसला करती, अंडुलेटेड यानी उबड़ खाबड़। ठीक है, यहां तक लिखा आप लोगों ने। एक बार समझने की कोशिश करना। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज का मतलब कि ड्रेनेज यानी एक्सेस वाटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये सोइल सरफेस है और सोइल सरफेस के ऊपर ही यदि मान लीजिए हम प्रैक्टिसेस करेंगे कि किस तरीके से हमें एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। जैसे मैंने आपको जब एग्रोनॉमिक मेजर्स बताए थे तो एक टर्म बताई थी डेड फरो फॉर्मेशन। डेड फरो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि 2.8 से 3.2 मीटर, 2.6 से 3.2 मीटर इंटरवल के बाद हम एक खाई जो है, खाई नुमा एक फरो लाइक स्ट्रक्चर को जो है फील्ड में छोड़ देते हैं, जिसमें क्या होता है एक्सेस वाटर क्या होता है इसके अंदर इकट्ठा होता है, जिसको हमने क्या कहा था डेड फरो। डेड फरो का मतलब जिसके अंदर हमें किसी भी चीज की सोविंग नहीं करना है, उसे हम क्या बोलते हैं डेड फरो कहा जाता है। डेड फरो कहां पर फॉलो किया जाता है? जहां पर स्लोप कितना हो, लेस देन 0.5%। इसे कौन सा सिस्टम कहा जाता है? बेडिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बेडिंग सिस्टम सरफेस मेथड का टाइप है या फिर आपका सब सरफेस का? तो पहला तो याद रखना है किसका है, सरफेस का है।
किस मेथड के अंदर जो है डेड फरो का फॉर्मेशन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? बेडिंग सिस्टम में। बेडिंग सिस्टम में कहां पर फॉलो किया जाता है? जहां का स्लोप कितना परसेंट हो? 0.5% से कम हो। फिर आता है ब्रॉड बेड फरो। ब्रॉड बेड फरो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 120 सेंटीमीटर ब्रॉड बेड होगी, उसके बाद में 45 सेंटीमीटर का आपका फरो होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड बेड फरो कहा जाता है। फिर आता है पैरेलल फिल्ड डिश सिस्टम। क्या आता है? पैरेलल फिल्ड डिश सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ड ड्रेन सिस्टम कहा जाता है। इसको समझिएगा कि मान लीजिए यदि हम किसी एरिया की बात करते हैं, किसी 1 हेक्टेयर एरिया की बात करते हैं, तो इसके अंदर पैरेलली जो है इस तरीके से जो हम क्या करेंगे? डिच का फॉर्मेशन करेंगे, और जहां से क्या होगा? एक्सेस वाटर जो है फील्ड से ड्रेनेड आउट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड ड्रेन सिस्टम कहा जाता है। फिर है रैंडम मेथड ऑफ ड्रेनेज। रैंडम मेथड का मतलब ये फील्ड है तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब एक्सेस वाटर जो है फील्ड से बाहर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम मेथड। आपने देखा होगा कि जहां अंडुलेटेड टोपोग्राफी होता है वहां पर फिक्स नहीं होता है कि एक ही डायरेक्शन से जो है वाटर, एक्सेस वाटर बाहर जाता है, एक नेचुरल भी प्रोसेस है, ठीक है। तो रैंडम मेथड में क्या होता है? कौन सी टोपोग्राफी के लिए सुटेबल है? अंडुलेटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंडुलेटेड टोपोग्राफी पे सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज का टाइप कौन सा है? तो याद रखना है कौन सा है? रैंडम मेथड ऑफ ड्रेनेज। कौन सा है? रैंडम मेथड ऑफ ड्रेनेज। इंटरसेप्शन मेथड ऑफ ड्रेनेज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस डिच सिस्टम। पैरेलल में तो क्या था? पैरेलल बना रहे थे। क्रॉस में क्या है कि दो लेटरल जो है एक दूसरे को क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस डिच सिस्टम। पैरेलल ओपन डिच सिस्टम। पैरेलल ओपन डिच सिस्टम और पैरेलल फिल्ड डिच सिस्टम के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो फरो या फिर हम जो डिच बनाते हैं उनकी साइज जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है और ओपन होती है, मतलब साइज का ही फर्क है। यहाँ पर साइज कम होती है और यहाँ पर साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, 3-4 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। पहली चीज कि सरफेस के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? बेडिंग आता है। बेडिंग आता है तो इसके अंदर क्या है? डेड फरो का फॉर्मेशन होता है, स्लोप 0.5% से कम होता है। सेकंड क्या याद रखना है? ब्रॉड बेड फरो। थर्ड क्या याद रखना है? पैरेलल फिल्ड डिश सिस्टम। पैरेलल फिल्ड डिश सिस्टम है तो पैरेलल ओपन डिश सिस्टम भी होगा। पैरेलल फिल्ड डिश सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पैरेलली जब चल रहे हैं तो यानी फील्ड में क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड ड्रेन सिस्टम। और सबसे इंपोर्टेंट जो है आपके लिए क्या है? अंडुलेटेड टोपोग्राफी। अंडुलेटेड टोपोग्राफी पर कौन सा? रेंडमली। अंडुलेटेड है तो रेंडमली किधर से भी जो है वाटर का या एक्सेस वाटर फील्ड से ड्रेनेट आउट हो सकता है। इंटरसेप्शन मेथड की बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस डिच सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर आपको ये याद रखना है वाटर लॉगिंग का एरिया कितना है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, यहां से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, कल जो